खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं दोस्त कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही रिश्ता था कमला दास जी का उनके ग्रैंड मदर्स के साथ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यह सिर्फ एक घर नहीं, मेरी बचपन की यादों की सबसे खूबसूरत तिजोरी है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी का प्यार, वो मिट्टी की खुशबू और वो बचपन की यादें, वो आंगन, वो पेड़ और वो बारिश की बूंदे, दादी का घर था या जन्नत। तो चलिए देखते हैं कि कमला दास जी अपने दादी के घर को जन्नत जैसा क्यों बताती हैं और वह अपने दादी के घर को इतना ज़्यादा मिस क्यों करती है। तो इसी पोएम में हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में मैं आपको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को उनके पोएटेस कमला दास जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पोएट से भी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कमला दास जी के बारे में, क्योंकि हमसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कमला दास जी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको याद रखना है, जो कि हमारे हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है मेरी दादी या फिर मेरी नानी का घर। तो कमला दास जी का कुछ रिलेशन, कमला दास जी का कुछ संबंध अपने दादी माँ के साथ या फिर अपने नानी माँ के साथ कुछ इस तरह से था कि जब वह अपने घर से, मतलब कि अपने नानी के घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होती हैं या दूसरे जगह चली जाती हैं, तो अपने नानी माँ अर्थात अपने दादी माँ के घर को बेहद मिस करती हैं। और उसी मेमोरी में और उसी याद में उन्होंने इस कविता को अर्थात इस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखा। अपने नानी के घर को मिस करते हुए वह कहती हैं कि ये घर जो मेरे घर से बेहद दूर है, लेकिन मेरे दिल के बेहद करीब है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को सबसे पहले पोएम की शुरुआत मैं करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कमला दास जी के बारे में, क्योंकि कमला दास जी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप बेधड़क बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस होगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा पोएट कमला दास जी के बारे में। कमला दास जी के बारे में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कमला दास जी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। अगर बात कर ले तो लिखा गया कि दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। आपको ये भी याद रख लेना है कि यह जो पोएम है जिसकी हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यह ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है जिसको लिखने का काम इंडियन पोएटेस कमला दास जी के द्वारा यह कंपोज किया गया है। अर्थात इसकी पोएटेस का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि कमला दास जी का है। अब बात कर लेते हैं कि सर यह किन किन लैंग्वेजेज में लिखा करती थी। तो इनके बारे में बताया गया कि सर शी हैज अर्न्ड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम। आप देख पा रहे हैं सर कि इंग्लिश और मलयालम में अर्थात दो लैंग्वेजेस में यह बहुत अच्छे तरीके से इनको ख्याति प्राप्त था। यही लिखा गया है सी हैज अर्न्ड द रिस्पेक्टेबल प्लेस, मतलब कि उन्हें ख्याति प्राप्त था। दो लैंग्वेज में वह लिखा करती थी। और डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि सर वह पोएट थी और पोएट के साथ साथ क्या थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। मतलब कि कविता तो वह लिखा ही करती थी, साथ ही साथ छोटी छोटी कहानियां लिखने का भी उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। और भी डिस्कस करेंगे तो लिखा गया सर हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मेरे प्यारे साथियों, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट रचना समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, मतलब कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स पोएम, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो तीन चीजें आपको याद रखना है। एक लिखना है सर, याद रखना है समर इन कोलकाता, फिर ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये सारी की सारी रचनाएं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट वर्क्स कमला दास जी का है। और देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों
इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था 1984 में, अर्थात इनको 1984 में अवार्ड नहीं दिया गया, इन्हें सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इस चीज को भी आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया कि दिस पोएम हैज बीन रिटेन फॉर हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता को कमला दास जी अपने ग्रैंड मदर्स हाउस के लिए लिखती हैं, अपने नानी माँ के घर के लिए लिखती हैं और बताती हैं कि यह समय कब था। सर, लिखा गया कि इन हर चाइल्डहुड सी स्पेंड, मतलब कि वह बिताई थी अपने हैप्पी या फिर स्वीट मेमोरी को वहां पे अपने नानी के साथ। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, सी मिस हर ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब कि अपने नानी माँ की मृत्यु के बाद अपने नानी माँ के घर को बेहद ज़्यादा वह मिस करती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। एक चीज़ और बता दूं कि सर कमला दास जी इस पोएम में बता रही हैं कि बचपन के दिनों में वह अपने नानी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन जब वह बड़ी हो गई हैं तो बड़ी होने के बाद जब वह दूसरे जगह अर्थात अपने इन लॉज हाउस में चली गई हैं, अपने ससुराल वालों के घर चली गई हैं, तो वहां पे अपने नानी के घर को बेहद मिस करती हैं। और चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का प्यार था, किस तरीके का मोहब्बत था। मैं आप सभी को बता दूं कि कमला दास जी बचपन के दिनों में अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ रहा करती थी, अपनी नानी माँ अर्थात दादी माँ के साथ रहा करती थी। और जब वह अपने एडल्टहुड में आ जाती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं, चाइल्डहुड एज को पार करके क्रॉस करके जब वह बड़ी हो जाती हैं, तो बड़ी हो जाने के बाद जब वह अपने इन लॉज हाउस में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि यहाँ पे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपने नानी के घर पे रहा करती थी तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे बेहद काम है, यहाँ पे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इस चीज को देखकर घबराने लगती है। तो जब एक बेटी अपने बाबुल का घर छोड़ के अपने साजन के घर चली जाती है तो उसको ढेर सारे काम करना पड़ता है, और वहीं बैठकर अपनी नानी माँ के याद में इस कविता को लिखती है और उसका टाइटल देती है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आप देख सकते हैं लिखा गया कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड। कहती है कि एक घर हुआ करता था जो मेरे घर से बेहद दूर था लेकिन मेरे दिल के बेहद करीब था। कमला दास जी अपने नानी माँ के घर के लिए कह रही हैं कि देयर वॉज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड। एक घर हुआ करता था जो मेरे घर से बेहद दूर था लेकिन मेरे दिल के बेहद करीब था। अब फिर बता रही है, कह रही है क्या कि दैट वुमन डाइड, वह महिला मर चुकी है। जो उस घर में महिला रहती थी वह महिला दुनिया छोड़ के जा चुकी है। यहाँ पे वह इमोशनल हो गई है और कहती है कि उस घर से मुझे प्रेम प्राप्त होता था, मेरी नानी माँ मुझ पे जान छिड़कती थी, मेरी नानी माँ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन नानी माँ मुझसे प्यार करती थी, अब वह दुनिया में नहीं रही, वैसा मोहब्बत अब मुझे कोई करता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो बोलती हैं कि द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। उस घर में मेरी नानी माँ के मृत्यु हो जाने के बाद वह घर में साइलेंट अर्थात सन्नाटा छा गया है, मतलब कि घर एकदम सन्नाटा छा गया है। उस घर में बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया है, एकदम शांत हो गया है घर। और बोल रही हैं क्या कि स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग द बुक्स, कह रहे हैं कि सांप घूमते होंगे किताबों के बीच। आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय बहुत छोटी थी, सांप घूमते होंगे किताबों के बीच, मैं उस समय बेहद छोटी थी। मुझे कभी कभी मन करता था कि मैं जाकर उन किताबों को पढूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी और छोटी होने के वजह से मैं इन किताबों को नहीं पढ़ पाई। आज मैं जब उन किताबों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अब उस घर की मालकिन अर्थात मेरी ग्रैंड मदर तो दुनिया में रही ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहाँ पे जो किताबें तहखाने में पड़े हुए थे उन किताबों में धूल लग गया होगा, उन किताबों के बीच सांप घूमते होंगे। तो ऐसी करुणा माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कमला दास जी बता रही हैं। आगे फिर बढ़ते हैं तो लिखा गया कि टू रीड, उन किताबों को मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा उम्र ही छोटा था। एंड माई ब्लड, और मेरा जो खून है, मेरा जो रक्त है, टर्न कोल्ड लाइक द मून, जो मेरा रक्त है चंद्रमा के समान ठंडा हो जाता है, शीतल सा पड़ जाता है, मैं सिहर सी जाती हूँ जब कभी मैं अपने नानी के घर के बारे में सोचती हूँ, अपने ग्रैंड मदर्स के घर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे मतलब कि शीतलता प्रदान होता है, मैं डर जाती हूँ।
और मेरा जो रक्त है चंद्रमा के समान ठंडा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कभी कभी वहां जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी वहां जाना चाहिए, क्योंकि उस घर के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं, उस घर के साथ मेरा मेमोरी जुड़ा हुआ है, उस घर में मैंने अपना समय बिताया है, अपनी प्यारी नानी माँ के साथ मैंने समय बिताया है। और कमला दास जी कहते कहते इमोशनल हो जाती हैं और फिर से कहती हैं क्या, आप देखेंगे सर, कहती हैं कि देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन हेयर। कह रहे कि वहां पे धूल लगी हुई खिड़कियों के माध्यम से जो हवा चल रही थी, हवा चल रही होंगी, उन हवाओं को, उन वादियों को, उन एटमॉस्फेयर को, वहां के वातावरण को मैं अपने बंद आंखों से भी एहसास कर सकती हूँ। ब्लाइंड आइज मतलब कि अपने आंख बंद करके भी उस खिड़कियों से जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी, उस हवा को मैं एहसास कर सकती हूँ। उस घर को मैं कभी नहीं भूल सकती, उस वादियों को, उस लम्हों को मैं याद कर सकती हूँ। इस तरीके का कुछ व्यथा है कमला दास जी के साथ। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, और वहाँ के हवाओं को मैं बंद आंखों से भी एहसास कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं तो सर यहाँ पे कुछ बताया गया है क्या, कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर पीक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस ब्रिंग हियर टू लाई, और मुझे कभी कभी लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए और उस अंधेरे को समाप्त कर देना चाहिए, उस अंधेरे को समाप्त कर देना चाहिए। और उस अंधेरे को समाप्त करने की बात कमला दास जी कर रही हैं और कह रही हैं कि सर मैं उस पूरे के पूरे अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम यदि मुझे वहां जाने का मौका मिले तो कम से कम आर्मफुल मतलब कि बाह भर भी उस डार्कनेस को मैं यहाँ पे ले आऊं और ब्रिंग हियर टू लाई, और उसको यहाँ पे बिखेर दूं। इसका मतलब यह हुआ कि कमला दास जी नहीं चाहती हैं कि अपने ग्रैंड मदर्स के वहाँ, अपने ग्रैंड मदर के घर पे किसी भी तरीके का अंधेरा छाए, किसी भी तरीके का डार्कनेस हो। कितनी बेहद मोहब्बत है अपने नानी माँ के साथ। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया कि बिहाइंड माई बेडरूम डूर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और उन डार्कनेस को मैं अपने बेडरूम के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग जिस तरीके से रहता है उस तरीके से वहाँ पे उसको रख दूँ, उन अंधेरे को रख दूँ। और जिस समय मैं अंधेरे को देखकर बचपन में डर जाती थी, एक ब्रूडिंग डॉग की तरह वह चाहती हैं कि उस अंधेरा वह जाकर हमारे बेडरूम के पीछे रहे, एक ब्रूडिंग डॉग की तरह, कि जब भी मैं उसे देखूं तो मेरी नानी माँ के घर के चीज़ों को मैं याद कर पाऊं, उन अंधेरे को देखकर मैं डर जाऊं। इसलिए चाहती हैं कि वह जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जो अपने नानी माँ के घर पे वह एहसास कर रही हैं, वह चाह रही हैं कि मैं यहाँ पर बाह भर ही लाकर यहाँ पे रख दूँ। आगे बढ़ते हैं सर तो ख़त्म हुआ है कि लिखा गया कि कैन यू बिलीव, क्या तुम बिलीव करोगे मेरे प्रियतमा। इसका मतलब कि यहाँ पे डार्लिंग वर्ड का यूज किया गया है, और याद रखेंगे डार्लिंग वर्ड जो है सर, यह डार्लिंग वर्ड जो यूज किया गया है इनके हस्बैंड हैं, वही इसके लिसनर है। कहते हैं कि क्या तुम बिलीव करोगे मेरे प्रियतमा। यू कांट, तुम बिलीव नहीं कर सकते। कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो। इस तरह की बातें हैं। तो और फिर से बोल रही हैं क्या, कहती है कि कैन यू, क्या तुम बिलीव कर सकते हो डेट आई लिव इन अ सच हाउस, मैं ऐसे घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, उस घर पे मुझे आज भी घमंड है, प्राउड है, प्राउड फील होता है कि मैं अपने नानी माँ के घर पे रहा करती थी, वहाँ से मुझे प्रेम प्राप्त होता था। इसके बारे में कमला दास जी कहती हैं और फिर से बोलती हैं क्या, एंड लव्ड, वहाँ से मुझे प्रेम प्राप्त होता था, आज भी मुझे उस घर पे नाज है, फक्र है, घमंड है, मुझे उस घर से मोहब्बत है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपने रास्ते को खो चुकी हूँ, अपने उन रास्तों को, उन लम्हों को खो चुकी हूँ। कमला दास जी यहाँ कह रही हैं, लगता है क्या, कह रही हैं क्या, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रास्तों को खो चुकी हूँ। एंड बेग, मुझे भीख मांगना पड़ता है। नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के घर पे मुझे भीख मांगना पड़ता है। और फिर से कह रही हैं क्या, कि मुझे अजनबियों के घर पे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कि वह भीख कहाँ मांगती हैं, तो याद रखेंगे स्ट्रेंजर्स डोर पे, मुझे अजनबियों के घर पे भीख मांगना पड़ता है। एंड बोलती हैं क्या, कि डूर्स टू रिसीव लव, भीख मांगती हूँ अजनबियों के घर पे, रिसीव लव्ड, मुझे प्यार प्राप्त होता है।
ऐसा नहीं कि अजनबी मुझसे प्यार नहीं करते, आप लोग हमसे प्यार नहीं करते, प्यार प्राप्त हो जाता है, लेकिन बोलती हैं क्या, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, लेकिन यह प्यार में थोड़ा सा बदलाव, वैसा प्यार नहीं दिखता जो प्यार मेरी नानी माँ मुझसे किया करती थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से कहती हैं कि मुझे प्यार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस प्यार में थोड़ी बहुत चेंजेज होती है, थोड़ी बहुत बदलाव होता है। और उन्हीं बदलाव को कमला दास जी किस तरीके से अपने नानी माँ के इतना ज़्यादा करीब थी और उनसे इतना मोहब्बत किया करती थी। तो इस तरीके के सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया 1 बाय 1 करके। आई होप आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश किया अपने लैंग्वेज में समझाने का। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि हमारे ही यहाँ अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर 12th की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्लीट चीज़ मिल जाए, तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लें। और प्लेलिस्ट में जिस तरीके से एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, सारे पोएम को 1 बाय 1 करके हमने अपने लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, एक बार वहाँ से देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको आपके चाहने वाले को कसम सर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।